दोबारा से देख लो, इसमें मास नंबर बीटा माइनस डिके में सेम है, प्रोटॉन नंबर एक इंक्रीज हो रहा है, मास नंबर सेम है, इसका मतलब एक न्यूट्रॉन जो है इसके अंदर वो डिके होगा, न्यूट्रॉन डिके होगा एक प्रोटॉन में एंड इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होगा, इसी को क्या बोलेंगे, बीटा माइनस डिके। अब नेक्स्ट है आपका बीटा प्लस डिके। बीटा प्लस डिके पहले बता दिया। बीटा प्लस डिके इसका मतलब क्या होता है, पॉजिट्रॉन इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है ZX से पॉजिट्रॉन इमिट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा Z-1YA, ठीक है। इसका प्रोटॉन नंबर है Z, मास नंबर है A, इसका प्रोटॉन नंबर है Z-1 और मास नंबर क्या है इसमें भी सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोटॉन एक डिक्रीज हो रहा है, मास सेम है, तो न्यूट्रॉन एक क्या होगा, ऐड होगा, न्यूट्रॉन एक ऐड होगा 0 and 1 प्लस प्रोटॉन डिके हो जाएगा न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में 1 0 प्लस 1, सही है ना, ऊपर 1 1 प्लस 0। इसका मतलब प्रोटॉन जो है डिके हो रहा है न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में, तो न्यूट्रॉन जब एक इंक्रीज हो जाता है प्रोटॉन एक डिक्रीज हो जाएगा, मास नंबर सेम रहेगा और जो पॉजिट्रॉन है वो वहां से न्यूक्लियस से इमिट हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, बीटा प्लस डिके, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, XZ Y में क्या होगा, जब यहाँ पर प्रोटॉन नंबर Z है, यहाँ पर प्रोटॉन नंबर Z-1, मास नंबर सेम है, दैट मीन्स न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, Z-1 प्लस N प्लस 1 कितना आएगा, Z प्लस N ही आएगा ना, ठीक है, Z प्लस N, यहाँ पर भी Z प्लस N, प्रोटॉन चेंज हो गया है न्यूट्रॉन में, तो प्रोटॉन एक डिक्रीज हो गया, न्यूट्रॉन एक इंक्रीज हो गया, साथ में क्या आएगा, पॉजिट्रॉन जो यहाँ से इमिट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं बीटा प्लस इमिशन, बीटा माइनस डिके। तो बीटा प्लस हो या बीटा माइनस डिके हो, प्रोडक्ट एंड डॉटर न्यूक्लियाई दोनों क्या होंगे, आइसोबार्स होंगे। आइसोबार मतलब जिनका मास नंबर सेम होता है। बीटा प्लस एंड बीटा माइनस डिके प्रोडक्ट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर आइसोबार। अब देखते हैं बीटा पार्टिकल एनर्जी स्पेक्ट्रम। बीटा पार्टिकल एनर्जी स्पेक्ट्रम, a graph is plotted between, एनर्जी स्पेक्ट्रम से आपको पता चल रहा है, a graph is plotted between number of beta particles emitted by the radioactive elements and the energy of beta particle is called beta particle energy spectrum. A graph is plotted between number of beta particles emitted by रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि जरूरी नहीं है ना एक ही बीटा पार्टिकल इमिट हो, बहुत सारे बीटा पार्टिकल इमिट्स हो सकते हैं, इमिट्स एंड द एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, ठीक है। तो वो ग्राफ कुछ ऐसा था, यहाँ पर तो एनर्जी, यहाँ पर
नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, तो ग्राफ कैसा था? बहुत कम पार्टिकल ऐसे होते हैं। देखो एक चीज यहाँ पर समझ लो, अल्फा पार्टिकल की मैंने आपको ये बताया था, जैसे मान लीजिए एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम, उससे जितने भी अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे उन सबकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ठीक है, बट एक रेडॉन से बहुत सारे, जैसे मान लीजिए यहाँ से 5 अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, यहाँ से 6 अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं इससे। ठीक है, अब इन 5 अल्फा पार्टिकल सबकी एनर्जी सेम होगी जितनी भी होगी, जैसे मान लीजिए इन सबकी एनर्जी है 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी है सबकी एनर्जी सेम होगी, और यहाँ की एनर्जी मान लीजिए इनकी सबकी है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन सबकी सेम होगी। बट जो एक रेडियम से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है और एक रेडॉन से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, उनकी एनर्जी सेम नहीं होगी। ठीक है, तो डिफरेंट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनसे जितने भी अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे सेपरेटली तो सबकी इक्वल होगी, बट एक दूसरे से इक्वल नहीं होगी। ये क्लियर हो गई चीज? बट बीटा इमिशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक रेडियम है, इससे 100 बीटा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, तो उन 100 की भी अलग अलग होगी। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए 20 की तो कुछ सेम हो गई, 30 की कुछ और ही हो गई, 60 की कुछ और ही हो गई, ऐसे। तो बीटा इमिशन में जो बीटा पार्टिकल्स एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट होते हैं उन सबकी एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, बट अल्फा पार्टिकल जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट होंगे उन सबकी एनर्जी सेम होती है। तो यही चीज मैं यहाँ बता रही थी आपको। इस ग्राफ में 20, 40, 60 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है ये। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, उससे कुछ 100 अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, आप ऐसा मान लीजिए। उसमें से ये जो कुछ 60 एलिमेंट्स बीटा पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी बहुत लेस है, 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 0 ही है बिल्कुल। ठीक है, और उसमें से कुछ 80 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी क्या है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और 100 कुछ ऐसे हैं जिनकी एनर्जी इतनी है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर सभी बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी डिफरेंट आती है। ये प्रैक्टिकली देखा गया था कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जितने भी बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। ठीक है, अब जब एनर्जी डिफरेंट होगी, तो जैसे देखिए आपने ये कोई न्यूक्लियाई लिया, यहाँ पर Z+1 YA, Z+1 -1, ठीक है, बीटा माइनस डिके हो रहा है। अब इस बीटा पार्टिकल की एनर्जी, इस बीटा माइनस पार्टिकल की एनर्जी कुछ और ही है, जैसे मान लीजिए 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगेन क्या होगा, इस वाले न्यूक्लियाई से अगेन बीटा पार्टिकल इमिट होगा, उसकी एनर्जी कुछ और ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, तो क्या वो वैलिड होगा? कभी इसकी ज्यादा हो जाएगी, कभी इसकी कम हो जाएगी, तो कभी तो प्रोडक्ट में एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। तो कंजर्वेशन में क्या होता है कि जो इधर एनर्जी होगी वही इधर एनर्जी होनी चाहिए, और इसकी एनर्जी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इसका मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वैलिड नहीं होगा। समझ रहे हैं? इसको और मैं दोबारा बताऊंगी, अभी यहाँ पे सिर्फ स्पेक्ट्रम समझ लो कि अल्फा पार्टिकल्स की जो एनर्जी है किसी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो इमिट होंगे उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। तो जो एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल, ये आपको दिख रहा है कंटिन्यूअस है, एक तो कंटिन्यूअस है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में लिख सकते हैं बीटा स्पेक्ट्रम इज, as we can show, see the beta spectrum is continuous। ऐसे पूछ सकता है आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बीटा स्पेक्ट्रम, तो इस कंटिन्यूअस है। बीटा पार्टिकल्स ऑफ ऑल पॉसिबल एनर्जी अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू आर इमिटेड फ्रॉम एन एलिमेंट। ठीक है,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इन द एनर्जी स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एंड पॉइंट एनर्जी। जैसे ये वाली जो है ना, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट एनर्जी। अब आप ये ग्राफ में देख रहे हैं कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड पॉइंट एनर्जी, या फिर इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड बीटा पार्टिकल्स। तो ऐसे कितने बीटा पार्टिकल्स हैं जिनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है? तो आप देख रहे हैं इधर हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स लिए हैं। तो ऐसे पार्टिकल जिनकी एनर्जी मैक्सिमम या एंड पॉइंट एनर्जी होती है, ऐसे पार्टिकल कितने हैं, बहुत कम है, 0 है। ये तो इस ग्राफ से ये भी लिख सकते हैं ना कि ऐसे बीटा पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, वो बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मैक्सिमम जो एनर्जी होती है बीटा पार्टिकल्स की, वो कुछ ये यहाँ आएगा, वो होती है 0.5। यहाँ पे आना 100 एटम्स, 100 बीटा पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी क्या होगी, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। बाकी कुछ ऐसे हैं 20 जिनकी 0.2 होगी, ठीक है। और जिनकी मैक्सिमम एनर्जी होगी 1.2 या एंड पॉइंट एनर्जी, वो ऐसे पार्टिकल बहुत कम है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स इन द एनर्जी स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एंड पॉइंट एनर्जी and a very few particles have the end point energy। ठीक है, तो यही आपके बीटा स्पेक्ट्रम था जिसको साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अब जब प्रैक्टिकली कोई चीज आ जाती है तो आप उसका देखते हैं कि वो हमने जो किया है वो सही है या नहीं। प्रैक्टिकली तो यही मिला था कि जितने भी बीटा पार्टिकल्स एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट हो रहे हैं, उन सबकी एनर्जी डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट है एनर्जी, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बीटा डिके रिएक्शन में कंजर्व होगा या नहीं हो रहा, क्योंकि सबकी एनर्जी बार बार क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। जैसे अब इसके कुछ फेलियर क्या थे वो मैं आपको बताती हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आपने अभी मैंने बीटा माइनस डिके और बीटा प्लस डिके की जो भी रिएक्शन आपको बताई थी दोनों, वो इस स्पेक्ट्रम की हम देखें तो उससे कई सारे नियम जो लॉज हैं वो वायलेट होंगे। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट्स होगा, एक लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो भी वायलेट हो जाएगा। एंड थर्ड जो था एंगुलर मोमेंटम, वो भी उसमें कंजर्व नहीं होगा। तो वो हमने जो बीटा डिके रिएक्शन पढ़ी थी वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी ना। फिर उसके लिए पॉली ने एक न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस दिया। जब पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस को हम उस बीटा डिके रिएक्शन में ऐड करके चलते हैं तो वो रिएक्शन सही होती है। अभी तक आपने गलत ही पढ़ी है वो, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि ये प्रैक्टिकली जो हमें ये मिला था इससे जब उसका कंपेयर कर रहे हैं तो वो रॉन्ग है रिएक्शन। ठीक है, वो क्यों रॉन्ग है ये मैं आपको भी बताती हूँ। जैसे ZXA इक्वल्स टू अब आप इसमें ये देख रहे हैं बीटा माइनस डिके रिएक्शन में कि दोनों में क्या है, मास सेम है, मास नंबर सेम है, A एंड A सेम ही है ना। तो यहाँ से जब आप Q के वैल्यू निकालते हैं ना, वो Q का वैल्यू इतना आएगा mx माइनस m/c²। ठीक है, mx माइनस m/c²। अब ये जो एनर्जी है वो बीटा पार्टिकल की ही तो एनर्जी है जो इमिट होगा। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि दोनों का मास नंबर, अब जैसे मान लीजिए ये वाला न्यूक्लियस है Z+1 YA, क्योंकि अब ये यहाँ पर तो डॉटर न्यूक्लियस था, नेक्स्ट अब इससे बीटा प्लस डिके होगा, बीटा माइनस डिके अब इसी से तो होगा नेक्स्ट। तो अब जैसे बीटा माइनस डिके होगा तो क्या आएगा Z+2, कोई भी जैसे Q तो रहने दीजिए, R कोई न्यूक्लियस है और मास नंबर इसमें फिर से सेम रहेगा, तो फिर क्या आएगा
ठीक है। अब अगेन जब इससे बीटा डिके हो रहा है तो इसकी एनर्जी फिर क्या आएगी, Q इज इक्वल टू दोनों की मास पर ही डिपेंड करेगी। मास कितना होगा, my माइनस mrc²। अब इसकी वैल्यू तो सेम ही होनी चाहिए ना, क्योंकि मास नंबर यहाँ पर भी उतना ही है, सेम ही है ना मास नंबर, तो एनर्जी क्या है, सेम होनी चाहिए सभी बीटा पार्टिकल्स की। लेकिन जो प्रैक्टिकली ग्राफ देखा गया था वहां पे क्या है, बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी डिफरेंट हो रही है। इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इस रिएक्शन में वैलिड नहीं है, ठीक है, वायलेट्स हो रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो गया बीटा डिके में। दूसरा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अब ये कैसे वायलेट हो रहा है, जैसे अभी अगेन ये रिएक्शन लिख लेते हैं, Z+1 YA -1 E0, ठीक है। ये अब जैसे मान लीजिए ये रेस्ट कंडीशन में था, ठीक है, इससे रेस्ट से ये दो पार्टिकल्स बीटा डिके हो गया इसका, तो इसका वेलोसिटी 0 है, इसका मोमेंटम भी 0 है। ये चीज आपको बताई थी, बीटा डिके हो अल्फा डिके हो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, तो वो रेस्ट कंडीशन में ही होगा और वहां से डिके होगा जब वेलोसिटी 0 है, तो उसका मोमेंटम 0 हो रहा है, लीनियर मोमेंटम। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्या है कि जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं उनका लीनियर मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, 0। अब लीनियर मोमेंटम 0 तो तभी होगा जब ये दोनों की वेलोसिटी अपोजिट हो। टोटल वेलोसिटी 0 कब होगी, जब ये दोनों अपोजिट हो। इसका मतलब प्रोडक्ट न्यूक्लियस इधर जाना चाहिए, बीटा माइनस पार्टिकल इधर जाना चाहिए, बट ऐसा ऑलवेज पॉसिबल तो नहीं है कि वो पाई डिग्री पर ही एक दूसरे के मतलब वो हो, तो इसलिए यहाँ पर लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शंस में ही जाएं आफ्टर रिएक्शन, तो इसलिए यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वायलेट हो जाता है। हाँ, यही लिखा हुआ है इसमें, देखो कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस एंड बीटा पार्टिकल मस्ट बी 0, बट experimentally it is observed that it is not necessary that the daughter nucleus and beta minus particle reveals in the opposite direction, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी वायलेट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो न्यूक्लियस के लिए कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कुछ याद आ रहा है फर्स्ट यूनिट का, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर न्यूक्लियस बाय द शेल मॉडल, कुछ याद नहीं आ रहा। एंगुलर मोमेंटम को जे से रिप्रेजेंट किया था, जो चीज बताई थी मैंने, जिस न्यूक्लियस के मास नंबर इवन होता है, कैलकुलेट किया था, ये तो कैलकुलेशन की थी। इवन न्यूक्लियाई के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, 0 होता है, बताई थी ना। ऑड न्यूक्लियाई के लिए, ऑड न्यूक्लियाई के लिए इंटीजर फॉर्म में होता है, ठीक है। इंटीजर फॉर्म यानी H क्रॉस 2H क्रॉस 3H क्रॉस ऐसे, ठीक है। और इवन ऑड न्यूक्लियाई के लिए मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हाफ ऑड इंटीजर होता है, हाफ H क्रॉस 3/2 H क्रॉस 5/2 H क्रॉस। तो आप यहाँ पर एक चीज देखिए, इवन न्यूक्लियाई मतलब क्या होगा, मास नंबर इवन होगा, ठीक है। ऑड न्यूक्लियाई यहाँ पर भी मास नंबर क्या होगा, इवन होगा। इवन ऑड न्यूक्लियाई यहाँ पर मास नंबर क्या होगा, ऑड होगा, क्योंकि इवन और ऑड ऐड करेंगे तो ऑड ही आएगा ना। Z और N की ही वैल्यू बता रहे हैं, या Z इवन हो सकता है या N ऑड हो सकता है, उस बेस पर मैंने बताया हुआ दोनों इवन होंगे Z एंड N, तो उसको आप क्या बोलते हैं, इवन, ठीक है। तो आपको ये चीज पता है कि जब बीटा डिके होता है तो पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियस का क्या है, मास नंबर सेम रहता है।
अब एंगुलर मोमेंटम सीधा डिपेंड करता है मास नंबर पर ही डिपेंड कर रहा है ना, मास नंबर इवन है या ऑड है। तो जब इसका मास नंबर सेम है, इसका मास नंबर भी सेम है, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम भी तो दोनों में सेम ही होगा ना, समझ रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम दोनों का सेम होगा। जैसे मान लीजिए ये मास नंबर आपका ऑड इवन है, ठीक है, ऑड इवन है, ऑड इवन है, इस केस में इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो J इक्वल्स टू है हाफ h क्रॉस, ठीक है। अब मास नंबर ऑड इवन ही यहाँ पर होगा और वो भी इसका भी सेम ही है, तो इसके लिए भी एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, हाफ h क्रॉस हो जाएगा। बट आपको पता है बीटा प्लस डिके हो या बीटा माइनस डिके हो, इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिट्रॉन हो, दोनों के लिए भी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हाफ h क्रॉस होता है कि नहीं इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर क्या एनर्जी जो आपका एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, क्योंकि बिफोर रिएक्शन हाफ h क्रॉस है, आफ्टर रिएक्शन h क्रॉस है। तो इस रिएक्शन में आपका एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो रहा है, वायलेट्स हो रहा है। तो इसलिए बीटा डिके रिएक्शन जो आपने पढ़ी है वो क्या है, वैलिड ही नहीं है, क्योंकि वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ वायलेट हो रहा है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ वायलेट हो रहा है एंड एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी वहां पर वायलेट हो रहा है। तो तीन लॉ जब इसमें वायलेट हो रहे हैं तो ये रिएक्शन पॉसिबल है नहीं है। तो अब इसके लिए पॉली ने पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस दिया। जब पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस को इस रिएक्शन में हम यूज करते हैं तो ये सारे जो आपके लॉज हैं फिर उस रिएक्शन में वैलिड हो जाते हैं। तो वो कैसे वैलिड होते हैं, पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस क्या था वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोज कर दो।